और हाँ। लेकिन नंबर है 1000, ये हमने पहली बार टच किया है, अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे। हम्म। तो ओवरऑल इसमें चेंजेस जो ऑफ जैसे हम लोग डिस्कस किए, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चाहिए। दूसरा कि आईपी प्रोफेशनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इंडिया के अंदर, बायस नॉन और प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरा कि जो डेटा यूटिलिटी है उसको हम लोग और मॉडर्न और रोबस्ट बना सकते हैं, तो डिजिटल गवर्नेंस का एक एग्जांपल आता है। फिर जजेस होने चाहिए ज़्यादा, कोर्ट बेंचेस हो गया, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और जो लास्ट हो गया वो कि डेट मॉडल अभी डेटर मॉडल अभी, क्योंकि उनके अंडर में रहते हैं एक तरह से। जो डेट में रहते हैं वही चलाते हैं, वही उनका ही ज्यादा रोल रहता है ना विद रिगार्ड टू आईबीसी। तो वो भी क्रिएटर रेट मॉडल होना चाहिए कि उनके अंदर में कमांड होना चाहिए, ये बोलना चाहिए ना क्रिएटर रेट मॉडल में। हाँ। डिमेंशिया इज टू रिस्क फैक्टर, अनट्रीटेड विजन लॉस, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो डिमेंशिया सिर्फ भूलने का बीमारी नहीं है, ओवरऑल ओल्ड एज ही, लेकिन साथ ही साथ अदर फैक्टर के कारण भी होता है। तो इसमें आता है तो इंडिया में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है ओल्ड एज वो 9% है, जो 18% पहुंच सकते हैं 2050 तक आते आते। तो इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दैट इज वाई वी नीड सोशल सिक्योरिटी फॉर दैट पॉपुलेशन ऑल्सो। डिपेंड तो इतने सारे फैक्टर हैं। गिविंग बिहार इट्स ड्यू, allocation of fund and budget can help balance regional development। ये तो फाइनेंस कमीशन भी करते हैं और ये बजट भी कर रहा है। एलोकेशन ज़्यादा हुआ विथ रिगार्डिंग टू कैपेक्स एक्सपेंडिचर, 26,000 करोड़ रुपीस मिला। फिर इसमें इंडस्ट्री कॉरिडोर का बात हुआ, गया से और ईस्टर्न वाले जोन में। हर एक तो ईस्टर्न इसमें 37,500 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू बिहार। इंपॉर्टेंट साइट्स का डी डेवलपमेंट, ऐसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बात करें, यहाँ पर नालंदा का बात किया गया, विष्णुपद टेम्पल का बात किया जो बिहार में गया में, हर एक एस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, जो बिहार है क्या वो उसको एडिक्वेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेजोरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इट इज दे आर स्टिल इन एग्रीकल्चर। सर्विस बहुत कम है, सर्विस 59% है, लेकिन ओवरऑल जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है वो कम है कंट्रीब्यूशन। एंड टूरिज्म फोकस कर सकते हैं। दूसरा कि बिहार करंट लाइज इन फ्लड बैंक, फ्लड प्लेन। तो हर साल फ्लड आता है, एग्जाम्पल असम में जैसे होता है वहाँ होता है वैसे यहाँ पर भी। ऐसे उत्तराखंड में कि ये कैरिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर हर बार प्रॉब्लम होता है उत्तराखंड में, चाहे कितना ही डेवलपमेंट कर लीजिए, यू कैन नॉट चैलेंज द नेचर। वैसे ही बिहार में भी कि इट इज इन द फ्लड प्लेन एरिया, तो वहाँ बाढ़ आ गई। तो ओवरऑल क्या जो कैरिंग कैपेसिटी कोई पॉपुलेशन है, उससे क्वेश्चन उठता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको दिया जाए। दूसरा कि जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी का, माइग्रेशन का, कि वहां पर अब टेक्निकल स्किल कैसे लेके आ सकता है, आईटीआई का रोल हो गया उसमें, एजुकेशन का। वहां से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, राजा ने कोई इंस्टीट्यूशन है बड़े, अपार्ट फ्रॉम एम्स पटना, फिर आईएम हो गया, गया हो गया, तो है, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं है जितने होने चाहिए, वो एक्सपर्ट आता है। दूसरा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हाईवे अच्छा है, नेशनल हाईवे अच्छा है, लेकिन जो स्टेट हाईवे है और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रॉब्लम है। कुछ कुछ सिटी ओवर क्राउडेड है, डेवलप है लेकिन ओवर क्राउडेड है। तो वैसा टीयर 2 सिटी पे फोकस करना चाहिए, वो एक एस्पेक्ट आता है। तो ओवरऑल जब हम लोग बिहार में बात करते हैं, उनको एक तरह डेवलपमेंट फंड मिल रहा है, तो दे हैव आल्सो बीन क्रिटिसाइज कि इफेक्टिव यूज पब्लिक यूटिलाइजेशन हो पा रहे कि नहीं। वहां पर कोई देखा जाता है कि जो ब्रिजेस है और अदर एरियाज है इसको वो टूट जाते हैं। तो दिस शोकेसेस द ओवरऑल सिविक कल्चर, ओवरऑल जो जो माइंडसेट है, और जो पब्लिक इथॉस चाहिए, पब्लिक गवर्नेंस इथॉस चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसे फोकस करना है। तभी जाकर के उस रीजन को हम लोग एग्री बेस्ड और इन एग्री इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, वैसे हम लोग बिहार में कर सकते हैं क्योंकि एग्री सेंट्रिक ज़्यादा है।
बीपीओ मॉडल हो सकता है वहाँ पर। इकोनॉमी में माइनिंग है नहीं तो माइनिंग झारखंड के पास है तो माइनिंग मुश्किल है। इंडस्ट्रीज झारखंड के पास है तो वही मुश्किल है। तो एग्री सेक्टर से रिलेटेड जो भी हॉर्टिकल्चर हो गया, हनी हो गया, इवन अभी हम लोग हाई वैल्यू फूड क्रॉप का बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मखाना हो गया या फिर कॉर्न हो गया, फिर और भी जो हाई वैल्यू फूड क्रॉप उसको एक्सपोर्ट करने की बात कर सकते हैं। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर सकते हैं। और प्लस फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। एक और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से हो सकता है आफ्टर दी या ड्यूरिंग दी क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी दैट, एक देखा जाता है कि माइग्रेंट्स आउटफ्लो बिहार से नहीं होगा, दे विल बी स्टेइंग इन बिहार, क्योंकि वहां पे उनको और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम्म। लेकिन एक और इसका काउंटर क्वेश्चन भी इसका उठता है कि वर्ल्ड जो है माइग्रेंट पर रन करता है। अब चॉइस लेने वाले के पास है कि वो कौन सा माइग्रेंट प्रेफर करता है। या फिर वो यूपी और या फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इवन मध्य प्रदेश वहाँ का माइग्रेंट और बिहार वहाँ का माइग्रेंट ले, कि या फिर कोट एंड कोट जो माइग्रेंट आएंगे बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, उनको ले। तो इनके ऊपर फोकस होता है या फिर खुद काम करो। एक तो ये मॉडल है क्योंकि हर कोई जो कंट्री है इट इज़ रन बाय माइग्रेंट। यहाँ से भी लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर पहले केरला के जा रहे थे, अब इट हैज़ चेंज, अब यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड वहाँ से जाते हैं। यूएस का देखा जाए तो गुजरात और मोस्टली हरियाणा, दिल्ली, फिर सिंगापुर का देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब के हो गए। सिलिकॉन वैली देखा जाए तो आंध्रा और तमिलनाडु हो गए। कनाडा का देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा हो गए। तो मोस्टली अब डिपेंड करता है उन लोग पर भी कि माइग्रेंट कहाँ से ले, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से माइग्रेंट ले कि इंडिया से ले कि खुद काम करे। तो ओवरऑल दोनों एस्पेक्ट है इसमें। लेकिन इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम है कि माइग्रेंट बेस्ड इकोनॉमी नहीं हो सकता। यहाँ क्रिटिसिज्म वो है बिहार का कि आपका फोकस ओवरऑल ये है कि आप बेस्ट माइग्रेंट या फिर सबसे अफोर्डेबल, चीपर या बेस्ट आप प्रोड्यूस करेंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? आपका तो वैल्यू बढ़ जाता है। आप कंपटीशन के अंदर में आप डोमिनेट करते हैं हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो टॉप लेवल में चाहे बॉटम लेवल पर। जो देखा है कश्मीर में भी कि जो वुड इंडस्ट्री है वो भी इट इज डोमिनेटेड बाय माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर सेक्शन, ईस्टर्न सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से। वहाँ के लोकल जो इंडस्ट्री है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं बना सकते जो यहाँ पर। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका भी पर इम्पैक्ट पड़ता है, वेजेस कम हो जाता है। तो वेजेस कम होता है, ओवरऑल इम्पैक्ट जो लिविंग का है वो खुद बिहार पर ही आता है घूम फिर करके। आपका जो ओवरऑल माइंडसेट है कि आपको बाहर जाना है, तो वो चीज़ हटना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब देयर इज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सेम जो पहले सुबह बात की है कि पहले बात की है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस होना ही चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री आपके पास नहीं है, माइनिंग नहीं आपके पास है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, सेमी कंडक्टर करा सकते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए बेसिक मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तभी आ पाएगा वो। बेसिक के लिए आपको फोकस करना होगा स्किलिंग के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंडस्ट्री, फिर एफपीओ हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, जिसमें आप ऑलरेडी कम से कम है, लीड है। लैंड फ्रैगमेंटेशन चैलेंज है बिहार में जो हरियाणा और पंजाब में नहीं था, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया, यहाँ पर नहीं आया। दूसरा, ओवरऑल की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है सेम स्पेस में, तो उस पर फोकस करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग तो मस्ट है, तभी जाकर के ओवरऑल आप अचीव कर सकते हैं 2047 तक अमृतकाल भारत। कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी पॉइंट्स टू अ कल्चर ऑफ सिविक इरेगुलरिटी दैट थ्राइव्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ डेस्परेट मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स। तो मिडिल क्लास सिर्फ नहीं है इसमें। इसमें जो एक कैंडिडेट थी उनके पापा ने सेल किया था अपने लैंड और फिर वो अपनी बेटी को पढ़ाए थे इन ओल्ड राजेंद्र नगर। तो उसमें से श्रेया यादव थी। और तो मिडिल क्लास और बाकी जो क्लास है वो डिपेंड होते हैं ऑन द कोचिंग सेंटर। तो वहाँ जाते हैं एंड दे गिव एग्जॉर्बिडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग, चाहे वो रेंट का हो, और क्लटर्ड रहता है, इन्वायरमेंट सही नहीं रहता है, सैनिटेशन का इशू रहता है। जो पब्लिक सैनिटेशन उस पर इशू होता है, तो वाटर क्लॉगिंग,
हर एक एस्पेक्ट में। तो क्या पढ़ाई हो सकता है वैसा माहौल में? लेकिन ऐसा जो दिमाग में क्रिएट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वहीं जाके पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ मिथ। घर से भी कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, 2011 के आसपास है, 2016 के बाद जब से जियो आया है, तब से आप अफोर्डेबल रेट पर आप घर से भी कर सकते हैं। और बाकी जो लोकल सेंटर है, आपको अगर घर से बाहर जाना है, घर घर माहौल नहीं है, तो लोकल जो कैपिटल है वहाँ जा सकते हैं। वहीं से फिर आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब है, से लेकर के आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के। पर्सनल मेंटरशिप हो गया। और ये तो हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्पिरेंट। लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बनाइजेशन, कैरिंग कैपेसिटी है। जो 10,000 20,000 के लिए राजेंद्र नगर बनना था, वो क्या 2 लाख को संभाल सकता है? क्वेश्चन उठता है। तो वो एक एस्पेक्ट आता है कि आप वहां पर हद दिखाए थे दिल्ली के अंदर में बहुत सारे एस्पेक्ट में कि ओवर माइग्रेशन के कारण भी हो रहा है, और दूसरे की रेंट सीकिंग एटीट्यूड के कारण भी हो रहा है कि आप एक तल्ला का मकान को 4 तल्ला 5 तल्ला बनाने, सब में एसी है, और उसके हिसाब से पावर सेक्टर ही चेंज नहीं कर पाए, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा है। या फिर आपका ओवरऑल सैनिटेशन, पब्लिक सैनिटेशन हो गया, सीवेज हो गया, उसमें आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सैलरी बढ़ता है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्पैक्ट करता है। क्या वो सही लिविंग है? तो क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पर फिर जाता है वापस से कि सिविक कम्युनिटी और सिविक जो पब्लिक लोकल बॉडीज है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठता है कि भाई आप क्या ओवरऑल क्या काम कर रहे हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के लिए आप बात करते हैं, लेकिन उसमें वाटर प्लानिंग का बात करते हैं, क्वेश्चन उठता है। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल सीवेज, सैनिटेशन, डीसिल्टिंग। अभी एक वायरल हो रहा था एक लेटर हेड, जिसमें मंत्री ने बुलाया था मीटिंग कि एलजी, हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया था मीटिंग रिगार्डिंग डीसिल्टिंग प्रोग्राम। तो इसमें मंत्री भी नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है। तो ये क्या दिखाता है रिगार्डिंग क्या दिल्ली को क्या ओवरऑल इलेक्टेड होना चाहिए कि या फिर नॉमिनेटेड होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए। जो क्लैश रहता है ये दिल्ली की जनता ओवरऑल भुगतती है। तो ये सिर्फ राजेंद्र नगर का प्रॉब्लम नहीं है। राजेंद्र नगर इसमें बस एक ट्रेजेडी है। ये जो प्रॉब्लम है वो सिस्टमेटिक है, और वो हर जगह देखा जाता है ओवरऑल इन दिल्ली। तो इसमें बोल सकते हैं वाटर लॉगिंग स्ट्रीट, 10 मिनट के अंदर बारिश पानी भर जाता है। और ये कमर्शियल एरिया पूरा डेवलप हो गया है, दिस इज अ रेजिडेंशियल एरिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ, अगर हम एमसीडी की बात करते हैं, कि वी नो कि ये कमर्शियल एरिया में डेवलप हो गया है। तो टैक्सेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, टैक्सेशन रेवेन्यू एडिशनल जनरेट होता है। बट अगेन ये कोई सस्टेनेबल चीज नहीं, उसके लिए अगेन एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। एंड जैसे हम चांदनी चौक की रीडेवलपमेंट की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो जो इशू है, लाइक हैंगिंग ऑफ वायर्स, लाइक इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी एक एस्पिरेंट की डेथ हुई थी। तो ये भी कुछ मेजर इश्यूज हैं। बेसिक एमिनिटीज की फायर सेफ्टी नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल लोकल बॉडी चाहते हैं कि उनके टैक्सेशन बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी वहीं पर रह रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब वो वहीं पर रह रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है कि अब रोड से बाहर निकलते हैं तो कचरा दिखता है, सैनिटेशन नहीं है। तो कैसा जिंदगी है, कैसा ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल है कि आप काम भी कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, और आपको फील भी नहीं होता है कि आपको ओवरऑल सामने में एक पानी जमा है। आप सोच भी सकते हैं कि नहीं डीसिल्टिंग की जरूरी है, या फिर आप रिवर वाटर फोकस कर सकते हैं। वहीं पर रहते हैं दिल्ली में, ओवरऑल वही एयर पोल्यूशन में ब्रीथ करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्यों नहीं उठता दिल्ली सीएम के, या फिर लेफ्टिनेंट या फिर चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन प्राइम मिनिस्टर, कि इसको चेंज करना चाहिए, एक मास्टर प्लान लाना चाहिए कि दिल्ली इज वन ऑफ द हाईएस्ट, बेंगलुरु से आगे निकल जाएगा रिगार्डिंग स्टार्टअप, डेवलपिंग हब है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है वर्ल्ड में, कैपिटल है वो, एक तरह से हब बनते आ रहा है आसपास में डेवलपमेंट के कारण। तो प्रॉस्पेरिटी के बीकन है। तो उसको अगर ऐसा यहाँ पर हो रहा है, तो क्या देखा जाएगा बाकी कंट्री, बाकी जगह पे? तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि रादर देन फोकसिंग ऑन ओवरऑल एस्पेक्ट की पूरा दिल्ली पे फोकस करें, आप स्पेसिफिक जोन पर फोकस करना स्टार्ट करके कि ये जोन को पहले रीडेवलप करेंगे, उसके फिर जोन को ऐसे करके तब जा करके आ सकता है। और दूसरा कि जो कमर्शियल हब है, इसको दिल्ली से बाहर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से कोटा है, लेकिन वही बात है ना कि कोटा में भी देखा गया कि तो उसमें भी कम होते गया, 30 to 40% एडमिशन कम हुआ वहाँ पर। तो हम्म। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका था होटल की तरफ से कि अलग से बनाएंगे, सिर्फ कमर्शलाइज किया जाएगा वो जगह को।
तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन जो सामने मैटर दिखता है वो तीन चीज है जो आई थिंक, एक तो हो गया ओवरऑल डीसिल्टिंग सीवेज, दूसरा वायरिंग, और तीसरा वायरिंग के साथ पावर हो गया, और तीसरा एयर पोल्यूशन। अगर ये तीन पूरा होता है तो आई थिंक वो फार एक्सीडिंग है दिल्ली एज कम्पेयर टू मुंबई और बाकी फिर बेंगलुरु से। और ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री भी इट शोकेसेस प्योर कैपिटलिज्म मॉडल, मतलब ह्यूमनिस्ट एलिमेंट तो उसमें पूरा मिसिंग है ना। ऑन हम्म, व्हाट बेसिस यू आर डिसाइडिंग कि इतनी फीस होनी चाहिए, तो उसका कोई एक बेसिक वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है या कोई आइडिया नहीं है, सो दैट इट इज ऑन फेयर बेसिस। हाँ, सिमिलरली रेंट के लिए भी यही है। हम्म, रेंट के लिए भी आप डिसाइड करोगे एक इतने छोटे से रूम का रेंट इतना होना चाहिए। हम्म। तो वो ये यहाँ पे सिंपली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। देन लैंडस्लाइड, ओवरऑल लैंडस्लाइड सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में नहीं होता, साउथ में जो वेस्टर्न घाट है वहां भी इट इज ए वेरी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। इसलिए लैंडस्लाइड मैपिंग जोन, लैंडस्लाइड एटलस बनाना जरूरी होता है, इसरो के अंदर भी बन रहा है। तो लैंडस्लाइड क्यों? तो पहली बात है कि जो टेरेन है वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, उसी कारण होता है। जो सब सॉइल है इट इज नॉट वेरी फिक्स्ड। जब हेवी रेनफॉल होता है, जब उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, जब पेड़ नहीं होते हैं, तो सॉइल गेट वॉश्ड अवे, इसी कारण लैंडस्लाइड होता है। कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं रहता है, इसी कारण होता है लैंडस्लाइड। रूट्स बिकम्स अ बाइंडिंग मटेरियल फॉर द सॉइल, उसी कारण नहीं होता है। तो लैंडस्लाइड का 122% है टाइड, 197 इंजर्ड, 3 विलेजेस खत्म हो गए वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक और कि सोल एंड रिवर चेंजेस कोर्स, प्लस म्यूटिलेटेड बॉडी दिखा है हर एक जगह पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल सिविल सोसाइटी, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू 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 मिटिगेट दैट रीजन। वो डिजास्टर रिलीफ में काम कर रहे लगातार। तो मिटिगेशन क्या हो सकता है लैंडस्लाइड का? पहली बात है कि मैपिंग होना जरूरी है, बेसिक मैपिंग होना जरूरी है। हर एक चीज का मैपिंग होना जरूरी है, पहले बेसिक, चाहे वो एग्रीकल्चर में क्रॉप कर रहे हैं, क्रॉप पैटर्न कर रहे हैं, वाटर प्लान कर रहे हैं, हर एक चीज का मैपिंग होना जरूरी है। उससे डेटा ड्रिवन रहेगा, तभी जाको आपको पता लग सकता है कहाँ पर प्रोन ज्यादा है, बारिश कहाँ पर ज्यादा होता है, कहाँ पर रिवर का कोर्सेस किस तरफ मूव करते हैं, कैसे होता है। तो हाइड्रोग्राफी से लेकर जियोलॉजी और सिंपल जो मैपिंग है, लैंडस्लाइड प्रोन मैपिंग, वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली वहां पर ईआईए, अकॉर्डिंगली वहां पर कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ मैपिंग। जोन कैसा है, लैंडस्लाइड प्रोन ज्यादा है तो वहां पर सिर्फ एक तल्ला बना सकते हैं, कहाँ कम है एकदम कम है तो वहां पर 3-4 फ्लो बना सकते हैं, तो डिपेंड करेगा। तो वहां उसके हिसाब से होना है। तीसरा वो हो सकते हैं कि जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसको हम लोग सस्टेनेबल बना सकते हैं। अगर आप पूरा फॉरेस्ट एरिया खत्म करें तो बाइंडिंग मटेरियल खत्म हो जाता है। दैट इज वाई वी नीड अर्बन फॉरेस्ट्री, वी नीड अ फॉरेस्ट मैकेनिज्म। और फिर ओवरऑल जो बड़े एरिया हो गए वो तो क्लाइमेट चेंज हो गया कि बारिश एराटिक रेनफॉल के कारण ही जल्दी से होता है, अचानक से बारिश हो गया। बिहाइंड द डिजास्टर एक्सट्रीम रेनफॉल, फ्रेजाइल इकोलॉजी एंड राइज इन पॉपुलेशन। अगेन इसमें एक्सट्रीम रेनफॉल आईएमडी के द्वारा देखा गया है, और soil gets saturated moisture, water reaches the rock and flows between the soil, weakens the bond और triggers the movement। तो लैंड स्लिप होता है, फिर लैंड स्लाइड हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, असेसमेंट नहीं किया जाता है। तो गडकरी कमेटी वो सही बोले थे, 40% से ज्यादा जो वेस्टर्न घाट है इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए। कितने भी डेवलपमेंट आप कर पाएंगे वहां पर, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन नॉट कम्पीट विद नेचर। मैपिंग, आगे रूट मैप होना जरूरी है, मैपिंग होना जरूरी है। रिगार्डिंग इंडिया ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज,
लेकिन अभी एक जो मिलिंद देओरा है, वो शायद शिवसेना के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट में कि आपका जो सूर्योदय मिशन है उसमें कैसे प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो उसने बोला है कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे मोस्टली। तो जब इंपोर्ट किया, चाइना नहीं लिखा हुआ था उसमें नाम, लेकिन इंपोर्ट करेंगे, तो हम लोग अभी इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? मोस्टली चाइना से करते हैं। तो इनडायरेक्टली चाइना पे हम लोग डिपेंडेंट है ही मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में क्या फ़र्क होता है कि सर्विस में वी नीड डिजिटल इकोसिस्टम, और चाइना का डिजिटल इकोसिस्टम इट इज ओपेक, इट इज विद इन द फायरवॉल, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फायरवॉल। तो हम लोग का जो आईटी सेक्टर है, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, वो वहां नहीं आ सकते, लेकिन वहां के जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया में आ सकते हैं। तो इट क्रिएट्स अ डुअलिटी, इट क्रिएट्स अ हिपोक्रेसी ऑन अ पार्ट ऑफ चाइना। दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल स्पेस वी हैव बैंड चाइना। जब तक चाइना के अंदर में रिफॉर्म नहीं आता है तब तक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग सीख सकते हैं चाइना के। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चाइना की सर्विस इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको पार्टिसिपेट नहीं करा सकते मैनेजर में। इसमें क्वेश्चन उठता है, काउंटर क्वेश्चन उठता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस, तो हम लोग डेवलप करने में दिक्कत होगा, क्योंकि हमेशा जो मनी होता है इट इज़ ए फ्री फ्लोइंग थिंग, डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में जाता है। अब चाइना डेवलप हो रहा है तो वहां के जो मनी है वो फिर इंडिया में आएंगे, लेकिन इसको रोकने के कारण जो हम लोग और जल्दी से कर सकते थे विद रिगार्डिंग टू आईटीआई, जॉब्स क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो थोड़ा रुक सकता है, वो कम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जापान के ऊपर, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि यूएस के कंपनी, जापान के कंपनी, साउथ कोरिया कंपनी, सैमसंग, एप्पल, बाकी सब चाइना के Xiaomi, और इंडिया में मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो Xiaomi के बिकते हैं। तो वी नीड चाइनीज मॉडल, वी नीड चाइनीज प्रोडक्ट, सो दैट बेसिक जो लाइफस्टाइल है उसमें इंप्रूवमेंट है। फिर जैसे बेसिक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट आता है तो फिर वी एस्पायर फॉर मोर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो फिर आप फिर चेंज करते हैं। और चाइना के पास एक्सपर्टीज है विद रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, तो वो सीखने का मौका मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना कैन हेल्प इंडिया सिक्योर अ फुट होल्ड ऑन लोएस्ट रैंक ऑफ ग्लोबल स्किल। मतलब जो बेसिक स्किल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो गुड्स को लगाना, छोटे लेवल पर कारपेंट, और भी स्किल हो गया जो काम कर सकते हो, उसमें चाइना हेल्प कर सकता है आपको। तो ये काम कर सकते हैं इसमें, रादर देन इन्वेस्टिंग चाइना के साथ हम लोग स्किलिंग प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो आईटीआई हो गया और वहां के जो आईटीआई हो गया उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एमयू साइन कर सकते हैं, इवन आईआईटी के साथ साइन कर सकते हैं। क्यों, कैसे दे सकते हैं? तो उससे कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन है उसके कारण स्किलिंग हो सकता है। तो स्किलिंग में हम लोग ओपन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग डिजिटल सर्विस, डिजिटल स्पेस में ओपन नहीं हो सकता। जीन एडिटर एम्स ऑफ पेटेंट, ये तो कल वाला है, आई थिंक ये रिपीटेड है। हाँ, ये कंप्लीट नहीं हुए थे औशिक, ये कवर नहीं कर पाए थे। कल नहीं कंप्लीट हुआ था। हाँ, ये लास्ट के 2-3 आर्टिकल्स बच गए थे। ठीक। क्रिस्पर सिस्टम बिल्ट यूजिंग द FNCSS 9, वो तो क्रिस्पर है क्या? इट इज एडिटिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। स्पेसिफिक जीन होता है उसको रिमूव करने के लिए होता है, और नया जीन को ऐड करने के लिए होता है। तो CS प्रोटीन हो गया, ये एक बाइंडिंग मटेरियल डायरेक्ट करता है कहाँ पर एडिट करना है, डायरेक्शन देता है ओवरऑल। तो जीन एडिटिंग हर जगह यूज किया जा सकता है। तो उसमें एग्जाम्पल टेक्निकल जीन थेरेपी अवेलेबल फॉर इंडिया,
तो अभी एक्सपेंसिव है, तो इंडिया में एक्सपेंसिव कम हो सकता है। थ्योरेटिक एस्पेक्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, क्रिस्पर को यूज कर सकते हैं कैंसर रिसर्च में, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हर जगह, क्योंकि पेशेंट सेंट्रिक हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं इसमें। क्या स्टेट के पास राइट्स है विद रिगार्डिंग टू कलेक्शन ऑफ माइनिंग? तो 7 जज बेंच उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, और एमएमडीआर एक्ट के अंदर में उन्होंने डायरेक्शन किया कि जो रॉयल्टी इट इज नॉट इक्वल टू माइनिंग। माइनिंग में जो टैक्सेशन होता है इट इज फॉर द गवर्नेंस पर्पसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव पर्पसेस। रॉयल्टी जो होता है इट इज ओनरशिप एक तरह से, तो टैक्स कर सकते हैं, पावर है। इट इज नॉट कंस्ट्रक्ट अंडर द 1957 एक्ट, 8:1 रूलिंग दिया। उससे क्या होगा, नेशनल मिनरल रिसोर्सेज फॉर मिनरल रिच स्टेट्स, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा इनको फायदा होने वाला है अपार्ट फ्रॉम बाकी सब स्टेट्स, क्योंकि मिनरल रिच स्टेट है ये तीनों। और पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनरल इक्वलाइजेशन लेवी भी था, तो उससे जो मिनरल रिच स्टेट को प्रॉब्लम भी होता था, और एट द सेम टाइम स्टेट टैक्सेशन भी नहीं कर सकता। जब टैक्स लेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो फोकस कर सकते हैं इन दैट रीजन। तो पहले ले चुके थे विद रिगार्डिंग टू सेवरल अदर जजमेंट, इसने बोला है कि आप ले सकते हैं। अंडर द 50 ऑफ स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर में स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स एंड टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, लेकिन पावर लिमिटेड होता है बिकॉज ऑफ एनी लॉज पार्लियामेंट में पास रिगार्डिंग मिनरल डेवलपमेंट। 54 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट वो पार्लियामेंट के अंदर में। तो 50 के अंदर तो ये दिखाता है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में क्लास कैसे होता है, और जब क्लास होता है तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। दैट इज वाई दे हैव गिवन डायरेक्शन कि स्टेट के पास है टैक्सेशन करना विद इन द 1957 एमएमडीआर। A mining burial land also falls within the entry of 49 of the list of state list. उसे मिनरल रिच स्टेट को फायदा होगा, लोकल एक्ट और एडिशनल टैक्सेस भी ले सकते हैं। दे कैन फंड वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक सर्विसेज। और दोनों ने डिफरेंशिएट किया टैक्सेशन को, रॉयल्टी को। रॉयल्टी होता है एक तरह से एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक आईपीआर टाइप हो गया कि आपको पे करना होगा, तो रॉयल्टी होता है। टैक्सेशन क्या होता है कि इट इज द टैक्स इज लेवाइड बाय पब्लिक अथॉरिटी, इट इज यूज फॉर द वेलफेयर स्कीम। उन्होंने डिफरेंशिएट किया दोनों चीज को। तो रॉयल्टी तो है ही, लेकिन टैक्सेशन भी का राइट्स भी उनके पास है। इसराइल हेजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट फिर क्यों हीट अप कर रहा है, तो हमास और इसराइल का जब बात करते हैं इन द गाजा, तो सिमिलरली हेजबुल्ला जो लेबनान के अंदर में दे आर ऑल्सो ईरानियन सपोर्टेड, और वो सपोर्ट कर रहे थे विद हमास इन देयर वॉर। उन्होंने अभी टारगेटेड किलिंग किया इन द बॉर्डर ऑफ द इजरायली पॉपुलेशन, इसमें बच्चे की डेथ हुए। तो इसराइल हैज सेड कि इट हैज द राइट टू काउंटर स्ट्राइक हेजबोला इनसाइड बेरूत। तो उन्होंने अटैक किया कल ही। एस्केलेशन बढ़ते जा रहा है दोनों के बीच में। रिगार्डिंग कोविड-19 बॉडीज, उसमें ग्रॉस एस्टिमेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने बोला कि इट इज अ फ्लॉड अनएक्सेप्टेबल, लेकिन स्टडी में बात की गई 47 लाख एक्सेस डेथ हो सकते हैं इंडिया का। और कैसे हर साल जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है उसके बीच में डिफरेंसेस है। ओवरऑल 82-86 लाख पीपल डाई एवरी ईयर इन इंडिया, तो उसमें बढ़ गए थे उस साल। तो अचानक से कैसे बढ़ गया जब लगातार स्लोली बढ़ते आ रहा है, तो इसका मतलब डेथ एग्जैजरेशन हो। तो यहाँ लिखा हो मिसिंग है टोटल नंबर डेथ।
दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 36 स्कूल स्टूडेंट हैव फेल 9 क्लास। 8 क्लास तक फेल नहीं कर सकते, 9 क्लास में फेल हो गए 36%। तो ये दिखाता है कि प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेथोलॉजी और ओवरऑल जो पढ़ाते हैं। फोकस होता है कि आप बच्चे को एक प्रोजेक्ट दीजिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें पापा मम्मी दोनों साथ में काम करें 2-3 घंटा बच्चे के साथ। बच्चे काम नहीं करे, पापा मम्मी ही प्रोजेक्ट में काम करे लगातार। तो उससे क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा है कि आप मॉरल साइंस क्लास हो गया या बेसिक जो क्लासेस हो गया, उसमें आप बच्चे को ही फोकस करें, उसी का होना चाहिए। किताब बहुत कम होना चाहिए शुरू का जो 5-6 साल, जो 5-6 क्लास तक। हैंड राइटिंग फोकस में बेसिक स्किल होना चाहिए, न्यूमरेसी होना चाहिए। और सिविक सेंस, ये सब एग्जाम्पल सिविक सेंस का है कि वो पता नहीं चलना, जहाँ गंदा है वहां गंदा फेंक रहे हो, कचरा फेंकना। सिविक सेंस बचपन से ही ट्रेन होना चाहिए। लिखा रहे बिग बोल्ड लेटर, एक पीरियड अलग से होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। और फोटो तो रहता ही है, लेकिन तब भी नहीं मानते बच्चे लोग, काम कराना चाहिए कि उनको ही झाड़ू पोछा करना, चाहे वो कितने भी एलिट स्कूल में रहे या कितने भी गवर्नमेंट स्कूल में रहे, उनको रोज काम कराना चाहिए। हर होता भी था, हर छुट्टी के बाद, हर 8वां पीरियड के बाद होता था, हर एक हाउस के हिसाब से। तो वैसा करना चाहिए, तभी जाकर सिविक सेंस आ सकता है। और ओवरऑल जो बेसिक न्यूमेरेसी, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी इंग्लिश मिक्स में, साइंस साइंस में लैंग्वेज से उसका सीख सकते हैं, रादर देन ओनली ऑन इंग्लिश। फोकस करना चाहिए हिंदी के अलावा। हिंदी है दिल्ली में तो हिंदी है, फोकस करना चाहिए। तो 9 स्टैंडर्ड तक जो फोकस रहेगा वो बेसिक न्यूमेरिकल और बाकी सब स्किल पर रहेगा, और धीरे धीरे उसका बढ़ाते रहेंगे। और 10 स्टैंडर्ड में तो बोर्ड होते ही है, 12 स्टैंडर्ड बोर्ड होते ही है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन साल भर में, हम लोग उसमें 3 टर्म कर सकते हैं, 2 टर्म कर सकते हैं, ऐसे होता है। सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं, इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है 2 सेमेस्टर, वैसे 2 सेमेस्टर में कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में क्या है, चाइना में है कि आप काम करते करते पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ कारपेंटरी जॉब बचपन से होता है। तो एक दिन, हर दिन एक दिन प्रैक्टिकल मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल क्या, बेसिक से प्रैक्टिकल नहीं कि आप HCL NCL को मिला रहे हैं, NIH को मिला रहे हैं, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं ज्यादा। आप सिर्फ वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेलेवेंस का होगा कि आप स्विच बोर्ड में, आपको पता है कि वायरिंग कैसे होता है, आपको पता है कि कैसे फर्नीचर बना सकते हैं, कौन से पेस्ट यूज कर सकते हैं। बेसिक बेसिक काम अगर आप सीख जाएंगे तो उससे स्किलिंग आपको हो सकता है इंटरेस्ट हो सकता है आपको, आपका कैलीग्राफी का इंटरेस्ट हो, तो आपको पता लगेगा ना। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कैसे तैसे NaOH प्लस HCl जान जाए और उस पर हम लोग आंसर लिख सकें। वो प्रैक्टिकल घोषित हो जाता है एक तरह। देन मुंबई ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज PMLA केस इज सिग्निफिकेंट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के ऊपर क्वेश्चन उठा था कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर और उनके जो सहमति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, एक फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। सिस्टम ECI रिपोर्ट के अंदर में डिटेल में होना चाहिए कि क्या स्टैंड लोन है कि और भी क्राइटेरिया इनके ऊपर। राइटिंग वॉज मैंडेटरी। रीजन टू बिलीव जो है ना वो अकेले नहीं हो सकता, सिर्फ कि आपको लगता है, ऐसा नहीं, आपको लिखत में होना चाहिए ओवरऑल। तो एक एस्पेक्ट। इंडिया ओपन इकोसिस्टम फेसिंग अनयूजुअल थ्रेट। हर एक का एग्जांपल दिया, हनले ग्रासलैंड वहां पर है, एक और एक ग्रासलैंड, 16 ग्रासलैंड है, और एक और एक ग्रासलैंड इन साउथ, बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात, 16 ग्रासलैंड साउथ। तो अलग ग्रासलैंड है, तो वो इम्पैक्ट होता है। ग्रासलैंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 40% अर्थ बायोमास, लैंड मास है। हल्टी, राइनोसेरस, बफेलो, ग्रासलैंड बर्ड्स है, बस्टर्ड, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें वुडी इंक्रोचमेंट के कारण नहीं, सिर्फ
अब ग्रासलैंड में अब अगर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल इकोसिस्टम पे। और एट द सेम टाइम अगर ओवर ग्रेजिंग कर रहे हो वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो दो एस्पेक्ट है इसमें। फिर फायरिंग के कारण भी होता है। इल इफेक्ट इंक्रीजिंग एटमोस्फेरिक CO2 likely to promote trees over grass। ग्रासलैंड इंडिया में अलग अलग जोन पे, हिमालयन, हाई ऑल्टीट्यूड, शोला ग्रासलैंड, वेस्टर्न घाट्स हो गए, बेंग हर जगह पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रासलैंड दिखता है, बेस्ट कल्टीवेशन कर सकते हैं इसलिए उसको यूज करते हैं। वेस्टलैंड घोषित किया जाता है, वहां पर टिम्बर प्लांटेशन का बात किया जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। बिकॉज इट प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड ऑल्सो इकोसिस्टम। तो वुडी इंक्रोचमेंट के कारण ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पैक्ट करता है। सॉइल कंडीशन उसके लिए है नहीं, वुडी के लिए, ग्रासलैंड के लिए सॉइल कंडीशन है, लेकिन प्रॉब्लम होता है। बन्नी ग्रासलैंड डिस्कस कच्छ में ऐसे इनवेजिव स्पीसीज कारण हो रहा है प्रॉब्लम, ओवर ग्रेजिंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लैंड हो गया। तो जो लैंड डिग्रेडेशन यूटिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें ग्रासलैंड को प्रोटेक्ट करना उसके हिसाब से, rather than a forest in that region, वो एक एस्पेक्ट आता है। हीट अफेक्ट मेडिसिन एंड देयर डोजेस, ट्रू। इसलिए जब कोई कोई मेडिसिन होता है, इट वर्क्स ऑन सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल्सो जेंडर एंड सेक्स। हार्मोन भी इम्पैक्ट करता है। इसलिए विमेन, इसमें क्वेश्चन से उठता है कि विमेन के लिए भी रिसर्चर होना चाहिए, विमेन के लिए भी पेशेंट ट्रायल होना चाहिए। कुछ कुछ मेडिसिन होता है विमेन के ऊपर काम कम करता है, मेल के ऊपर ज्यादा करता है, वाइस वर्सा। तो हर एक चीज पे इम्पैक्ट करता है, बॉडी हीट से लेकर के इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तो सेफ स्पेस वही लिखा है, 15 से लेकर 77 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री टॉलरेट कर सकता है। तो should not be left in a hot car for hours in a hot mailbox। That is, we have completed। Thank you everyone, we will take up next set of important articles for discussion tomorrow। Do subscribe to Health Circle।